हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली बहुत शानदार रही होगी, बहुत बढ़िया रही होगी। लेकिन अब त्योहारों से बाहर निकलना है हमें, और हमें तैयारी जो है वो पूरी करनी है। और उस तैयारी के अंदर हमें तब सेलिब्रेशन करने का मज़ा आएगा जब जॉब लेटर और ऑफर लेटर हमारे हाथ में होगा, हमारी सरकारी नौकरी का। तो तैयारी शुरू कीजिए। आज हमारे साथ फिर से दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक हमने करना है वो पिछले टॉपिक्स की ही कंटिन्यूशन में रहेगा क्लास। मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट में सेकंड लेक्चर के अंदर जब मैंने लोन अकाउंट्स आपको करवाए थे, आज उसी का एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो आरबीआई के नज़र में बड़ा सख्त रहता है। आरबीआई इसके ऊपर बड़ी नज़र रखती है एंड इट मेक श्योर कि ये गड़बड़ भारत में नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी गड़बड़ चलती रहे। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट इज एनपीए। ठीक है जी, क्या होता है एनपीए, किस तरीके से काम करता है, बैंक्स जब लोन देती है तो किस तरीके के सिस्टम, किस तरीके के टर्म्स को यूज करती है, आज वो सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरा नाम अंशुल है, मैं बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पे आपका, जहां पे हम लोग बैंकिंग की जो हमारी सीरीज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आप तक 8 लेक्चर्स ले चुका हूं, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। एंड उन लोगों के साथ भी लेक्चर शेयर किया करो यार, जिनको तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, चलिए, सो जहां से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज आप सीक्वेंस में जाकर उस लेक्चर्स को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है जी, आज जो टर्म हमने सबसे पहले देखनी है उसका नाम क्या है आपके पास, कंसोर्टियम फाइनेंसिंग। ठीक है, व्हाट इज कंसोर्टियम फाइनेंसिंग, कई बार पूछा जाता है आप लोगों से और ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, जनरली क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा बोरोवर एक बैंक के पास जाता है, लेटर से कोई अडानी साहब हैं हमारे, अडानी जी एसबीआई के पास गए और कहा कि भैया हमें 20,000 करोड़ का जो लोन है वो इशू कर दिया जाए। ठीक है, कितना अमाउंट मांगा उन्होंने, 20,000 करोड़ का अमाउंट मांगा। अब एसबीआई कहती है सर आपकी बैलेंस शीट में तो बहुत शानदार है, आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोजेक्ट भी हमें ऐसा लग रहा है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन मेरे अकेले के पास 20,000 करोड़ नहीं है। अडानी कहेगा भैया मुझे तो पैसा चाहिए। अब क्या होगा, एसबीआई बाकी सबको फोन करेगी। एक कॉल उसने पीएनबी को मिलाया, एक मिलाया एचडीएफसी को, एक मिलाया बैंक ऑफ बड़ौदा को, एक बुलाया आईसीआईसीआई को। ठीक है, अब सब बैंकों को जब फोन जाएगा तो सारे बैंक कहेंगे भैया ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, हमें लगता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें अडानी साहब को लोन दिया जा सकता है। तो आपको दिखेगा कि इस केस के अंदर एक जो फाइनेंसिंग होगी उसको क्या कहा जाएगा, कंसोर्टियम फाइनेंसिंग। ठीक है, लेटर से एसबीआई कहता है मैं 8,000 करोड़ दे दूंगा, पीएनबी कहता है 2 करोड़ मेरे पास है, एचडीएफसी कहता है 4 करोड़ मेरे पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी कहते हैं कि 3,000 करोड़ हमारे पास है। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 20,000। इस तरीके की फाइनेंसिंग को क्या कहा जाता है क्लास, कंसोर्टियम फाइनेंसिंग कहा जाता है। और जो बैंक इसको लीड करता है, जैसे यहां पर हमारे केस में एसबीआई क्या कहलाएगा, कंसोर्टियम लीडर कहलाएगा। ठीक है, अभी तक भारत के घपलों की जब हम बात करते हैं तो भारत में एक बहुत बड़ा घपला हुआ था A to Z शिपिंग कॉर्पोरेशन का, जो कि 2023 का है। तकरीबन 23,000 करोड़ से लेकर 27,000 करोड़ का ये घपला था। इस घपले के अंदर कंसोर्टियम फाइनेंसिंग का केस निकल कर आया था, जहां पर आईसीआईसीआई वाज द लीड बैंक। ठीक है, तो उस केस के अंदर जब इतनी बड़ी फाइनेंसिंग की गई तो उसमें बहुत सारे बैंक्स मिलकर आए और मिलकर उन लोगों ने क्या किया, इस केस को फाइनेंस यहां पर किया था। ठीक है जी, तो दिस इज टिपिकली कॉल्ड एज कंसोर्टियम फाइनेंसिंग। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है उसको बोलते हैं क्लस्टर फाइनेंसिंग। ठीक है, क्लस्टर फाइनेंसिंग का क्या पर्पस होता है क्लास, सपोज हम लोग लुधियाना में रहते हैं और लुधियाना में आपने देखा है कि बहुत सारे हॉजरीज हैं, एक जैसा सा काम करते हैं, सारे वुलन्स प्रोड्यूस करते हैं, सारे गारमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे केस के अंदर वहां पे जो बैंक्स होंगे वो क्लस्टर फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, एक जैसे काम को बैंक फाइनेंस करते हैं, एक स्पेशल स्कीम चला देते हैं। जैसे वो कहेंगे कि लुधियाना वुलन होलसेलर फंड स्कीम, मतलब जितने भी होलसेलर हैं उस स्कीम से पैसा ले सकते हैं। ऐसे ही अलीगढ़ में ताले बनते हैं, कानपुर में लेदर का काम होता है, दुनिया जहान के ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सिटीज और एरिया में दिखता है। तो उनको और मजबूत करने के लिए क्या करते हैं बैंक्स, क्या करते हैं, क्लस्टर फाइनेंसिंग करते हैं कि इन लोगों को हम लोग एक स्कीम के तहत क्या देते रहेंगे, लोन देते रहेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, इट इज अ पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग अंडर विच बैंक्स
developed special schemes or product to meet the financing needs of similar small unit operating in the specific area as a cluster। सब लोग एक जैसा सा काम जब एक एरिया में करते हैं तो बैंक उन्हें फंड करती है, सो दैट एक स्पेशल स्कीम या प्रोडक्ट के लिए आप लोग क्लस्टर फॉर्म में क्या करते हो, फाइनेंसिंग कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो जब भी कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने सुना होगा एक वर्ड कि कितना रिटर्न देगा, है ना। हम लोग शार्क टैंक जैसी चीजें देखते हैं, हम लोग आमतौर पे जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सुनते हैं ना वर्ड कि मैंने गोल्ड पे पैसा डाला है 4% का रिटर्न आएगा, मैंने चांदी पे पैसे डाले हैं 10% का रिटर्न आएगा, मैंने अडानी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है इतना रिटर्न आएगा। मतलब क्या कहने की कोशिश क्या हो रही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ रिटर्न अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट। ठीक है, वर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड। हमें उम्मीद होती है कि जो पैसा हमने लगाया उसमें से इतने पैसे वापिस आने की हमें क्या दिख रही है, पूरी पूरी उम्मीद दिख रही है। ठीक है, तो आई होप यहां तक 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, यानी कि कंसोर्टियम फाइनेंसिंग क्या कहलाती है, क्लस्टर फाइनेंसिंग क्या कहलाती है, और इंटरनल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके पास क्या बनता है। ठीक है, फिर आते हैं लोन टू द वैल्यू रेशियो। ठीक है, लोन टू द वैल्यू रेशियो। ठीक, सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने कहा कि सर मैंने बिजनेस करना है, मुझे लोन दे दो। मैंने कहा भैया कोलेट्रल क्या, गिरवी क्या रखोगे, तो उसने कहा कि सर मेरे पास एक घर है जिसकी कीमत कितनी है, 1 करोड़ की। ठीक, मैंने आपके पेपर्स चेक किए, मैंने कहा हाँ भैया ठीक है, वैल्यू तो आपके घर की कितनी बन रही है, 1 करोड़ बन रही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं लोन जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो कितना करूंगा, 80 लाख रुपए का। तो 1 करोड़ के मामले में जो रेशो मैंने निकाली वो कितनी निकाली, 80 लाख रुपए की निकाली। यानी जो कोलेटरल आपने रखा है उसके लेवल पर, उसकी रेशो पर मैं कितना अमाउंट आपको दे सकता हूं, इसी को क्या कहा जाता है, लोन टू द वैल्यू रेशो, एलटीवी रेशो कहा जाता है क्लास। ठीक है, देखो बैंक जब भी फाइनेंसिंग करता है ना, जब भी कोई कोलेटरल रखता है तो वो उस वैल्यू को एज इट इज लोन नहीं थमा देगा। मतलब अगर आपने कहा कि 1 करोड़ का घर है तो बैंक ये नहीं कहेगा भैया 1 करोड़ का घर है तो 1 करोड़ रुपए उधार ले लो, नहीं, बैंक कहता है भाई 80 लाख दूंगा, 70 लाख दूंगा, 60 लाख दूंगा। यानी कल को अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक मस्ट हैव द एश्योरिटी कि वो अपना पैसा रिकवर कर जाए। सपोज आपने 1 करोड़ का घर लिया, 1 करोड़ का ही लोन दे दिया बैंक ने, है ना। कल को किसी कारणवश उस जगह की वैल्यू घट जाती है, वहां बीमारी फैल गई, बम फैल गया, सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाई, कुछ भी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, वहां से सब कुछ भी ऐसा कारण हो गया कि वहां पर सिस्टम सेटअप नहीं हो पा रहा है। अब उस घर की कीमत अगर 80 लाख रुपए रह गई तो क्या बैंक अपना पैसा रिकवर करेगा, आप तो चलते बनोगे, है ना। तो बैंक पहले ही एक काम करता है जिसे क्या कहा जाता है, एलटीवी रेशो कहा जाता है, जिसके तहत आपको उतना ही अमाउंट दिया जाता है जितना उसको सही लगता है कि हाँ भैया इतना ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, एलटीवी रेशो इसको कहा जाता है, दैट इज लोन टू द वैल्यू रेशियो। ठीक है, फिर एक गुड्स होते हैं क्लास, जैसे हम वाइट गुड्स बोलते हैं, ये मैंने जनरली टर्म जानबूझकर ऐड की थी ताकि कई बार अगर आपसे कुछ पूछा जाए इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, टीवी, जो आमतौर पर हमारे घरों पे पहले सफेद रंग से ही बनाए जाते थे, इनको इकोनॉमिकली एक टर्म यूज कर ली जाती है, इनके लिए इनको क्या कहा जाता है, इनको व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आजकल इसकी भी फाइनेंसिंग होती है, 0% फाइनेंसिंग इसकी भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसको मैंने ऐड कर दिया था ताकि हमारा काम जो है वो ठीक से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक कि आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे। अब जो मैं टॉपिक आपको करवाने लगा हूं क्लास, यहां से आज का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने जब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कराए थे तो मैंने आपको पहले डिपॉजिट अकाउंट्स बताए थे, फिर मैंने आपको बोरर अकाउंट्स बताए। बोरर अकाउंट्स में आफ्टर मैथ क्या होता है, आगे क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से बैंक जब लोन देता है तो उसमें किस तरीके से वो रिकवरी करता है, रिकवरी नहीं होगी तो क्या होगा, है ना, अगर बिल्कुल रिकवरी नहीं हुई तो बैंक कैसे एक्शंस लेती है। तो ये सारी चीजों के जो जवाब हैं आज के लेक्चर में आपको मिलेंगे, लास्ट तक बने रहना, टॉपिक का लेवल उठेगा क्लास। मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं काम करवाऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मैंने पहले आपको बैंकिंग बताया, बैंकिंग की हिस्ट्री बताई, बैंकिंग कैसे काम करती है वो सब बताया, किस तरीके के अकाउंट्स बैंक में होते हैं मैंने वो बताया, मैंने आपको बेसिक्स का आपका एक लेवल सेट कर दिया। अब जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगा ये हायर लेवल का टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक अब जितने भी आगे चलकर होंगे ये सारे वन स्टेप आपके आगे जाएंगे जो आपकी बैंकिंग का लेवल रेस करेंगे।
इससे पहले जो लेक्चर मैंने लिया उसमें से बहुत चीजें आपको आती होंगी, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अब जो मैं करवाने जा रहा हूं वो ज्यादातर बच्चों को नहीं आती है या उसको लेकर उसके मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपके पास एक पावर बटन है जिसे पॉज का बटन कहा जाता है, आप उसको दबा सकते हैं। कभी लगे कि बहुत ज्यादा हो गया है, मैं तो लगातार बोलूंगा ही, लेकिन आपको लगे कभी कि नहीं समझ में आ रहा भैया, तो पॉज का बटन दबाओ, घूमो, उठो, अपनी चेयर छोड़ो, पानी पियो, चाय पियो, गाना सुनो, मस्त नाच के 5-7 मिनट में वापस आओ और फिर से रीस्टार्ट करो। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक ऊपर उठेगा, मैं कोशिश करूंगा इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की, लेकिन टर्म्स तो वही रहेंगी क्लास। ठीक है, टॉपिक क्या कहता है? इनकम रिकॉग्नाइजेशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो बैंक की जो इनकम है, जो बैंक का एसेट है वो क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना, इंटरेस्ट ही तो है, जो वो लोन देता है वो बैंक का एसेट है, और जो इंटरेस्ट आया वही तो बैंक की इनकम है ना। तो वो क्या कहता है कि द एसेट्स आर द लोन्स आर शोन एज एसेट्स एज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। जो वो पैसा कमाता है इंटरेस्ट से वही तो बैंक की इनकम है। सिंस द बैंक मेक ऑल द लोन्स फ्रॉम द मनी रिसीव्ड द पब्लिक एज अ डिपॉजिट, अब बैंक के पास जो पैसा बेसिकली आता है वो कहां से है? डिपॉजिट्स के थ्रू आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भैया बैंक अपने लोन को टाइमली रिकवर करे। ठीक है जी, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक मनी। जो पैसा वापस आ रहा है वही तो गारंटी है ना कि भैया लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा। कल को अगर बैंक डूब गए तो फिर तुम क्या कर लोगे? किसकी मां को मासी आंखोगे? कुछ नहीं कर सकते भैया। 5 लाख की इंश्योरेंस होती है आपके अकाउंट के ऊपर। सिर्फ आपके बैंक में अगर 5 करोड़ भी पड़ा ना तो बैंक आपको 5 लाख रुपए देती है, इतना ही इंश्योरेंस है आरबीआई की तरफ से। बैंक डूब गया तो डूब गया, तो बैंक नहीं डूबे उसके लिए वो एक चीज इंश्योर करती है कि भैया आपका लोन जो है वो टाइमली रीपे हो जाना चाहिए, टाइमली आपके पैसे रिकवर होने चाहिए, ताकि डिपॉजिटर्स के पैसे बैंक में जो है वो बने रहे। बैंक का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। क्लास 2 संस्थाएं हैं भारत में जिस पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इनफैक्ट किसी मुल्क में नहीं टूटना चाहिए। अगर 2 चीजों पर ये विश्वास टूट जाता है ना इंसान का, भैया लंका लग जाती है। पहले नंबर पे है हमारी बैंकिंग जो हमारा पूरा इकोनॉमी सिस्टम संभालती है, दूसरी है देश की जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। अगर इस पर भी विश्वास उठ जाए ना भैया, लंका लग जाएगी। तो 2 चीजें हैं जो जिसके ऊपर इंसान का विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए, लेकिन मुसीबत यह है कि कई बार इन्हीं पे विश्वास सबसे पहले टूटता है। तो पहला इज अ बैंकिंग सिस्टम, इट शुड बी इंश्योर्ड कि जो लोन दिए जाते हैं वो रिकवर हो। ठीक है जी। एंड सेकंड द जस्टिस आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर मैंने केस लिया है तो न्याय मिलना बहुत जरूरी है। हालांकि न्याय मेरे को लगता है कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कभी पॉलिटी में बात करेंगे। ठीक है जी। तो आरबीआई ने क्या किया, एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स निकाले आईआरएसी के, एक नरसिम्हा कमेटी बैठी थी 1993 में, ताकि जो रिकवरी है उसको कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है, इसके टर्मिनोलॉजीज को उसने वहां पर डेवलप किया। ठीक है, उसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या निकल कर आ रही है? इनकम रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, देखो वो क्या कहता है। इनकम रिकॉग्नाइजेशन का क्या मतलब है क्लास? मैं कहूं कि मैंने फलाने व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए लेना है, ठीक है, लेना है, या मैं दूसरे सेंटेंस बोलूं कि भैया मुझे किसी से 1 करोड़ मिल गया है, दोनों में फर्क है ना। एक में ऐसा लग रहा है जैसे उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है कि मिलना है, एक में तो रिकॉग्नाइजेशन रियलाइजेशन हो गई ना भैया कि आ चुका है। यही चीज आरबीआई कहती है कि भैया इनकम रिकॉग्नाइजेशन इज मस्ट। मतलब सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कहता है? implies that only that interest which is actually been recovered from the borrower is booked as the interest income। जो पैसा आया है सिर्फ वही इनकम में काउंट होगा, अदरवाइज इनकम में वो चीज काउंट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। तो बैंकिंग की टर्म अगर आपसे कभी कोई पूछे इनकम रिकॉग्नाइजेशन क्या है, वो पैसा, वो इंटरेस्ट बेसिकली जो बैंक के पास वापस आ चुका है। ये नहीं बोलना कि हमने लेना है तो हवा में भाई साहब, जब तक आ नहीं जाता ना तब तक आप उसको अकाउंट बुक्स में अपना इंटरेस्ट इनकम के तौर पर नहीं लिख सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर वो कहता है कि द बोरर इज नॉट रीपेइंग द इंटरेस्ट, द बैंक्स कैन नॉट बुक द इंटरेस्ट एज अ इनकम, आप उसको किताबों में नहीं लिख सकते हो कि भैया आपको इंटरेस्ट मिल गया है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, आई होप ये वर्ड्स क्लियर होंगे। इसी के बाद नेक्स्ट आता है एसेट क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, जो बैंक के एसेट्स, और बैंक का एसेट क्या है? लोन। तो लोन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो ही करवाने लगा हूं, यहीं से एनपीए शुरू होता है। ठीक है जी। तो इनकम रिकॉग्नाइजेशन इंटरेस्ट, फिर एसेट रिकॉग्नाइज करो, एसेट्स को क्लासीफाई करोगे, आपके एसेट्स कहां किस कैटेगरी में बट रहे हैं। तो क्लास वाइज आपको दिखेगा कि 4 हेल्दी कैटेगरीज
4 हेल्थ कैटेगरीज होती हैं हमारी एसेट्स की, ठीक है जी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। लोन्स अकाउंट विद नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स आर क्लासिफाइड एज द स्टैंडर्ड अकाउंट्स। आपने गाड़ी ली, गाड़ी का डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद आपने उसकी किस्तें देते जा रहे हो, एक भी किस्त नहीं टूटी, कभी चेक बाउंस नहीं हुआ, कभी लेट पेमेंट्स नहीं हुई, ऐसे साफ सुथरे अकाउंट्स को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड अकाउंट्स कहा जाता है। तो पहली हेल्थ क्लासिफिकेशन के अंदर, एसेट क्लासिफिकेशन में कौन सी होती है? स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपने लोन लिया है और आपकी जिम्मेदारी बनती है लोन रीपेमेंट करने की, तो अकाउंट कैसे कैटेगरी का है? स्टैंडर्ड कैटेगरी का है, ठीक है। While all other accounts showing signs of default are classified as NPA, that is non-performing assets, into 3 categories। उसके बाद वाले भैया जो होते हैं ना कि भैया कल ले लेना, परसों ले लेना, विश्वास नहीं है क्या यार, कहीं मरा जा रहा हूँ, ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये सारे NPA कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। हमारे मित्रगण होते हैं ना, कई बार पैसा लेके कहते हैं भैया ले लेना यार, कोई बात नहीं, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ। कभी दोस्त का हाल पूछा तो उन्हें आकर कि यार कैसा चल रहा है ना, नौकरी नहीं है मेरे पास तो मेरे से पैसे मांगने आ गया, या बैंक के पास गए तो बैंक में ऐसे जाके खड़े हो गए भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, वो सब नहीं। बैंक में एक ही कैटेगरी है जो एक्चुअली में हेल्दी कैटेगरी होती है, वो होता है बैंक का स्टैंडर्ड अकाउंट। क्लासिफिकेशंस में 3 तरीके के आगे जो एनपीएस होते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से वो काउंट होगा, ठीक है। सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। account loan accounts in which repayment of dues, interest और the principal is delayed over 90 days। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनपीए कितने दिन के अंदर काउंट होता है? 90 डेज के बाद काउंट होता है, ओवर 90 डेज बोला जाता है, ठीक है। आर क्लासिफाइड एज एनपीए, अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट इज टर्म्ड एज पास्ट ड्यूज। अब सुनिएगा 2-3 वर्ड्स हैं। सबसे पहले समझिए एनपीए क्या होता है। वो कहता है कि अगर आपकी कोई रीपेमेंट नहीं हुई, कोई आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, या मैं कहूं आपने प्रिंसिपल नहीं दिया, और इसकी जो ड्यूरेशन है डिले होने की वो कितनी हो चुकी है? 90 दिन से ज्यादा हो चुकी है। अब जो भी अमाउंट बच गया जो आपने नहीं दिया, सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपने 6 लाख वापस कर दिए, 4 लाख अभी भी पेंडिंग है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पास्ट ड्यू। और आपका अकाउंट 90 दिन के बाद क्या घोषित कर दिया जाता है? एनपीए अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। ओवर 90 डेज है क्लास, याद रखिएगा, ठीक है। फिर वो कहता है स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो मैंने ऊपर कराया उसी को दोबारा बता रहा हूं। लोन अकाउंट्स विच डू नॉट शो एनी साइन ऑफ इरेगुलरिटीज और ऑल द रीपेमेंट्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट आर बीइंग रिसीव्ड ऑन टाइम। फिर दूसरी कैटेगरी के वो लोग जो टाइमली लोन वापस करते हैं, टाइम से इंटरेस्ट पे करते हैं, टाइम से प्रिंसिपल पे करते हैं, टाइम से ही सारा उनके जो किस्तें हैं वो पूरी चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड एसेट्स के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूं, दोबारा बता दिया ताकि आपको डेफिनेशन में क्लियर रहे, ठीक है जी। फिर आते हैं आपके स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। सुनना ध्यान से, स्पेशल मेंशन किसको दिया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लोन अकाउंट्स विच स्टार्ट शोइंग सम साइंस ऑफ डिले इन द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट बट लेस देन 90 डेज आर क्लासिफाइड एज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट। सुनिएगा ध्यान से, आप किस्तें दे रहे थे, ठीक है, 10 साल का लोन था, 2 साल तक तो मस्त किस्तें दी आपने, बहुत बढ़िया, दिल भी अच्छा चल रहा था, टाइम भी अच्छा चल रहा था, पैसे आ रहे थे और बैंक को पैसे जा रहे थे। खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना घटी या आपका हृदय परिवर्तन हो गया कि भैया मैं नहीं देता बैंक के पैसे, कर लो किसी को, क्या करना है, हम तो कोर्ट में जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे, भैया नंगे आदमी है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब इसकी शुरुआत जहां से होती है ना, जब ये बंदा मन बनाता है कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, तो बैंक उसी समय आपके अकाउंट को किसमें क्लासिफाई कर देता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। लेकिन 90 दिन से कम समय की, 90 दिन के बाद तो एनपीए घोषित हो जाओगे। एनपीए से पहले आपको क्या कहा जाता है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट है भाई साहब, 90 दिन से कम का समय है और बाबूजी पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। जितना भी आपने लिया है, अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर रहे हो, या प्रिंसिपल बचा प्रिंसिपल पे नहीं कर रहे हो, तो पहले 90 दिन से पहले आपको क्या कहा जाएगा? स्पेशल मेंशन अकाउंट कहा जाता है, ठीक है जी। इसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अ सब स्टैंडर्ड एसेट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एन एनपीए अकाउंट। These accounts where the installment interest due has not been paid for 90 days are classified in this category, ठीक है। 1 by 1 चलते हैं, ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड अकाउंट,
स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब है कि भैया सब फर्स्ट क्लास है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट कहता है भैया कि जग सुना सुना लगे। जग सुना सुना क्यों लग रहा है? क्योंकि भैया 90 डेज से कम के समय हो चुका है, 90 दिन से कम है, लेकिन आपने पैसे नहीं, 1 महीना हो गया पैसे नहीं दे रहे हो, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, ऑलमोस्ट 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गया आपने पैसे नहीं दिए हैं और आपके ऊपर बैंक नजर रख रही है, तो आप किस कैटेगरी में जा चुके हो भैया? सेकंड कैटेगरी में जा चुके हो, सेकंड हेल्थ अभी। तीसरी कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट, जहां पर ड्यूरेशन आपकी 90 दिन से ज्यादा हो गई है भैया, आप लोगों के पैसे वापस नहीं दे रहे हो। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, दिल नहीं खोया, यहाँ पे बैंक का लोन खो गया, तो दिल बैंक का जो है वो लोन ही होता है कि भैया बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, तो ढूंढने मतलब बंदा ही नहीं मिल रहा भैया, पैसा कहाँ गया है, ठीक है जी। सो व्हाट यू विल सी ओवर हियर कि इस केस के अंदर 90 दिन से ज्यादा जब हो चुके हैं तो आपको इस कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर में ध्यान रखिएगा क्लास, एग्रीकल्चर में एक स्पेशल चीज होती है, मैं स्पेशली इसके लिए मैंने नोट बनाया था। अकाउंट बिकम्स सब स्टैंडर्ड व्हेन डिले इन रीपेमेंट इज मोर देन 2 क्रॉप सीजन्स। 2 क्रॉप सीजन, ठीक है, 2 फसलों के समय के बीच का जो समय है उसे कहा जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट, महीने दिन काउंट नहीं होते, ठीक है। फॉर रेगुलर क्रॉप्स एंड मोर देन 1 सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, ठीक है, जो जल्दी जल्दी फसलें उग जाती हैं उसके लिए आप लोग 1 क्रॉप नॉट मोर देन 2 क्रॉप्स लेते हो फॉर रेगुलर क्रॉप्स, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं वो पूरा 1 सीजन लेती हैं इस केस के अंदर, ठीक है। वही 6 महीने 3 महीने वाला समय होता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर टर्म्स में हम लोग उसमें नंबर ऑफ डेज अलग करके देखते हैं, ठीक है। अ लोन अकाउंट कैन रिमेन इन द कैटेगरी फॉर लेस देन 12 मंथ आफ्टर विच क्लासिफाइड एज अ डाउटफुल एसेट, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ एनपीए। तो एनपीए की पहली स्टेज कौन सी है भैया? सब स्टैंडर्ड एसेट। दूसरी स्टेज को क्या कहा जाता है? डाउटफुल एसेट। ड्यूरेशन क्या, ध्यान से देखना, इसको मैं टाइमली डिवाइड कर रहा हूं, डे 1 से लेकर 90 डेज के बीच में क्या कहा जाएगा, 90 डेज से लेकर 12 महीने तक क्या कहा जाएगा, ठीक है। इससे पहले है स्टैंडर्ड अकाउंट्स, इसके बीच में आ जाएंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, और 90 डेज के बाद आपके आ जाते हैं सब स्टैंडर्ड, ठीक है, 90 दिन से ऊपर हो गया। अब सब स्टैंडर्ड के बाद जहां पे आपको लगे कि 12 महीने तक कुछ भी नहीं आया, 3 महीने से लेके 12 महीने तक कुछ नहीं आया, तो एसेट भैया अब कैसा हो चुका है? डाउटफुल हो चुका है। गल्ला तेरिया तो लगता है यारा कि तेरे तो मेरा मन भरिया, हुण मन भर गया, हुण नहीं वापस करने में पैसे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। सो ऐसे केसेस में आपको दिख रहा है कि भैया अब पैसे डाउटफुल है, ठीक है, अब मन भर चुका है, अब शायद ही कोई पैसा वापस आएगा इस केस के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद द सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैव अ गुड चांस ऑफ रिकवरी एंड मे इजीली बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड अकाउंट्स आफ्टर द फुल ड्यू अमाउंट इज रिकवर्ड। ये जो हमारे सब स्टैंडर्ड होते हैं ना क्लास, जो ये 9 महीने से लेकर 12 महीने का टाइम पीरियड होता है, इसमें बैंक को बहुत उम्मीद होती है कि बैंक शायद पैसा रिकवर कर जाएगा, बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पैसा रिकवर हो जाता है, कोलैटरल्स के थ्रू पैसा रिकवर हो जाता है, या डांट मार पीट के पैसे वापस निकलवा लिए जाते हैं, पैसे आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है भैया वो बहुत दिक्कत है। तो डाउटफुल एसेट्स, द एनपीए अकाउंट्स दैट कंप्लीट 12 मंथ्स आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। द अकाउंट्स में कंटिन्यू टू बी इन दिस कैटेगरी टिल द सिक्योरिटी वैल्यू डज नॉट फॉल बिलो 10%। यानी कि अब आपके पास जो भी आपने वैल्यू पे वहां सिक्योरिटी रखी है, अगर उसकी वैल्यू का 10% से नीचे नहीं गिर जाती है ना आपकी वैल्यू, तो भैया काम खराब हो चुका है, यानी अब आपके पैसे रिकवर करने के चांसेस बिल्कुल भी यहां पर नहीं दिखेंगे। सो वेन एवर द बैंक ऑडिट्स क्लासिफाई इट इन द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनपीए, दैट इज लॉस एसेट। जो लास्ट स्टेज आती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा? लॉस एसेट्स। तो बैंक जो 9 महीने का ड्यूरेशन है, यानी कि 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का जो समय है, उसमें उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश करती है और तब तक वेट करती है जब तक आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू और आपका लोन अमाउंट 10% की वैल्यू पर नहीं गिर जाता, ठीक है। या जब बैंक की कमेटी खुद ही कहती है कि भैया इसको तीसरी नेक्स्ट कैटेगरी में डाल दो, तो अगर नेक्स्ट कैटेगरी में डाल दिया गया भैया, तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो उसको कहा जाता है
लॉस एसेट कह दिया जाता है। ठीक है जी। द लोन अकाउंट विच हैव नो चांसेस ऑफ रिकवरी और विच द सिक्योरिटी वैल्यू फॉलन बिलो द 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। तो आपको दिखेगा भैया कि आरबीआई ने कहा था कि भैया आपको एनपीए साथ के साथ बताना है, एनपीए की क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग की कैलकुलेशन आपको साथ के साथ करनी है। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे हुए कि भैया पैसे आएंगे तो देख लेंगे, पैसे नहीं आए तो भगवान मालिक है ना। आपको ये काम बहुत एक्टिवली करना पड़ता है और एक्टिवली ही होगा, क्योंकि भैया इस तरीके से अगर बैंक्स लॉस एसेट्स बनाते चले जाएंगे तो भैया रोटी गुरुद्वारे थोड़ी खानी है, कौन होगा तुम्हारा मालिक, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि बैंक टाइम टू टाइम अपना मनी रिकवर करे। इसलिए आरबीआई कहती है कि एनपीए की जो पहली स्टेज है ना भैया, वहीं से नोटिफाई कर दो। सेकंड स्टेज तक तो आरबीआई तुम्हारे पीछे पड़ जाती है कि भैया रिकवरी करो उसकी, जो आपके पास 9 महीने का समय उसमें रिकवरी हो जानी चाहिए। मेक श्योर दैट इट शुड नॉट गो इनटू लॉस एसेट्स। बट अगर चला जाता तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में अगर आप पिछले 3-4 साल की बैंकिंग को देखें तो हमने बहुत ज्यादा एनपीए कम किया है। लोगों को लगता है एनपीए बढ़ रहा है, नहीं, लोन रिकवरीज बहुत बेहतर हुई है पिछले 3-4 सालों में। तो आप कभी भी बैंकिंग में रिफॉर्म्स देखें ना तो 2020 और 21 की डेट्स बहुत ज्यादा दिखती है। मैं भी जो करवा रहा हूं आपको उसमें बैंकिंग में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स हैं जो 2020 के बाद ज्यादा आए हैं ताकि बैंकिंग को और दुरुस्त किया जा सके। ठीक है। फिर एनपीए के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला एस्पेक्ट होता है प्रोविजनिंग। ठीक है। प्रोविजनिंग क्या कहती है, ध्यान समझते हैं। When an account becomes NPA, obviously the bank funds get blocked to some extent. ठीक है। जब भी बैंक में कोई अकाउंट एनपीए होता है तो आपको दिखता है कि उसके जो फंड्स हैं उसको क्या करती है, आरबीआई फ्रीज करना शुरू करती है। डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ एनपीए, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल एसेट है या लॉस एसेट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोविजनिंग शुरू हो जाती है। टू एंश्योर दैट द बैंक्स मेक सम अरेंजमेंट फॉर दीज ब्लॉक्ड फंड्स, आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड द प्रोविजन नॉर्म्स फॉर एनपीए। जितना आपका नुकसान हुआ है उतना पैसा आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये होता कैसे क्लास, सपोज करो मैंने किसी से 10 लाख रुपए लेने हैं, खत्म हो गया, नहीं मिल रहा पैसा मुझे। ठीक है। अब जितने डिपॉजिट्स मेरे पास आते जाएंगे तो उसमें से मैं पहला काम क्या करूंगा कि मैं 10 लाख रुपए सेव करूंगा। 10 लाख का नुकसान हुआ ना तो 10 लाख पहले सेव करने। क्यों? क्योंकि मैंने जिसके पैसे लिए उसको भी तो वापस करने हैं। इसका तो चलो मैं देखता हूं आगे क्या करना है, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो उस लायबिलिटी के प्रति है ना, जो लोगों का फंड पहले वेस्ट हो चुका, जीरो हो चुका। तो आरबीआई कहती है भैया प्रोविजनिंग करो, बिजनेस नहीं करना, आपके फंड्स ब्लॉक किए जाएंगे। और फंड्स ब्लॉक हो गए तो मतलब है भैया आगे का कोई कार्यवाही नहीं। ठीक है जी। As per this, depending on the age of NPA, banks have to provide for a certain proportion of the loan amount classified as the NPA. तो आपको बताना पड़ता है कि जब भी आपका कोई लोन ऐसा होता है, जब भी आप कोई लोन देते हो तो बैंक पहले से कुछ एनपीए का एक प्रोविजनिंग जो है वो पहले से करके चलती है। This account has to be taken out from the profits of the bank and has to be parked in the provisional accounts. तो अब आपको इसको प्रॉफिट में नहीं रखना है, आप इसको कहां रखोगे, प्रोविजन अकाउंटिंग में रखोगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं क्लास, किस तरीके से ये जो प्रोविजनिंग है वो की जाती है। सबसे पहले स्टैंडर्ड अकाउंट्स। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक जो नॉर्मल लोन्स भी चल रहे होते हैं ना, नॉर्मल बिल्कुल ठीक ठाक, उसके हिसाब से भी 0.25 से लेकर 0.40 क्या करती है, प्रोविजनिंग कर देती है। आपने 100 रुपए का लोन लिया, बैंक के पास 100 रुपए आए, तो बैंक उसमें से 25 पैसे से लेकर 40 पैसे स्टैंडर्ड अकाउंट की प्रोविजनिंग में डालता रहेगा। अकाउंट बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोविजनिंग करनी जरूरी है बैंक के नॉर्म से। लोन बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो अगर लोन बिल्कुल ठीक भी चल रहा है तो भी बैंक अपने फंड्स में से कुछ पैसा प्रोविजन अकाउंट में डालेगी। तो स्टैंडर्ड का रेशियो कितना है, 20.25 से लेकर 0.40 तक है। ठीक है। दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे है सब स्टैंडर्ड, यानी कि अभी 90 दिन वाला गैप, 0 से 90 दिन के बीच में डाउटफुल हो, अभी तो पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे केस में आप प्रोविजनिंग कितनी शुरू कर देते हो, 15% करते हो। फिर भैया नेक्स्ट कैटेगरी, जहां पर आपको दिख रहा है कि 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं लेकिन 12 महीने से कम है, तो डाउटफुल एसेट्स के अंदर 25 से 100% डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मंथ दैट द रीपेमेंट हैज बीन डिलेड, वैसे वैसे ये परसेंटेज बढ़कर किधर जाएगा, 100% की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भैया विजय माल्या, जो सीधा ही भैया लेके चलते बने, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा है, तू तो सजना मुड़ के नहीं देखा, 100% बिल्कुल 100% प्रोविजनिंग शुरू हो जाएगी। जितने का आपका एसेट लॉस हुआ है, यानी अगर आपने 10 लाख का लोन लिया था, 10 लाख का लोन रिकवर नहीं हुआ, तो जितनी बार भी मेरे पास फंड्स आएंगे तो मैं उस फंड्स में से 10
लाख रुपए पहले रिजर्व में लेके जाऊंगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए, अगर कोई वर्ड नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आज का टॉपिक टफ है, तो मैंने बार बार कहा है पॉज का बटन दबाइए और मस्त इस तरीके से चलिए, ठीक है। जब पढ़ते हो ना क्लास, पानी का गिलास लेके बैठा करो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहा करो, ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है। 40-45 मिनट लगातार पढ़े, 5 मिनट इधर उधर चक्कर काटा, फिर वापस आ गए, ठीक है। कुछ हेल्दी सुन लिया, हेल्दी मतलब अच्छे से गाने सुन लिए, सैड गाने नहीं सुनने, कहीं अपने ब्रेकअप का दुख बना रहे हो गया ब्रेकअप होना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत रील्स वील्स देखते हैं तो फनी रील्स देखी और 5 मिनट पर, ये भी नहीं कि स्क्रोल करने बैठे 2 घंटे बाद याद आया भैया पढ़ना था, वो नहीं करना है। 2-4 मिनट 5 मिनट देखा, रिफ्रेश किया एंड दोबारा पढ़ने बैठ गए। 40 मिनट्स जो ड्यूरेशन होती है ना, बहुत इफेक्टिव स्टडीज निकलती है, बड़ी प्रोडक्टिव स्टडीज निकलती है। इस मेथड को अप्लाई करके देखना, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। 40 मिनट का अलार्म लगा के बैठा करो, ठीक है, बढ़िया तरीका है पढ़ने का। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, भैया आरबीआई हैज अप्रूव्ड न्यू प्रोविजनिंग मेथड फॉर द लोन्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड। देखो सुनना क्या है, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद है, क्रेडिट मतलब उधार, लॉस मतलब नुकसान। यानी कि कितने उधार जो आपने दिया उसके नुकसान होने की उम्मीद आपको दिख रही है, हुआ नहीं अभी, सिर्फ उम्मीद है। मैंने किसी को 100 रुपये दिए, शक की निगाहों से देखता हूँ यार ये शक्ल से लग रहा है कमीना है, पैसे वापस नहीं करेगा, तो मैंने भैया पहले से प्रोविजनिंग शुरू कर दी। मैंने उस 100 रुपये के हिसाब से पहले ही, अभी मुझे क्या पता कल ही पैसे वापस कर जाए, बट मुझे लगा नहीं करेगा, उम्मीद है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको दिखेगा कि आरबीआई कहती है भैया डे 1 से प्रोविजनिंग शुरू करो, वेट मत करो, ठीक है। इस क्लास ठीक है, तो डे 1 से हमारी क्या शुरू हो जाएगी, प्रोविजनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। द ईसीएल मेथड इज पैराडियम शिफ्ट फ्रॉम द करंट इनअक्ड लॉस बेस्ड प्रोविजनिंग रिजीम। इनअक्ड मतलब हो चुका है, तो हो चुका वाला तो भैया नहीं चलेगा ना काम। देखो जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो रिकॉग्नाइज्ड कंसीडर किए जाते हैं कि हाँ भाई हो गया। जो लोन्स होते हैं ना ये आपके एक्सपेक्टेड कैटेगरी में होता है कि हो सकता है, नुकसान हो सकता है तो लिख दो कि हो जाएगा, हो नहीं जाएगा लिख दो कि हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं। इनकम रिकॉग्नाइजेशन इज व्हेन इट इज रियलाइज्ड इट इज एक्चुअली हैपनिंग, वो हो चुका है, इट हैपेंड एक्चुअली, नॉट हैपनिंग, इट्स एक्चुअली हैपेंड। लेकिन जो एसेट क्लासिफिकेशन में आप प्रोविजनिंग कर रहे हो उसमें भैया उसने कहा है कि उम्मीद है कि लॉस हो जाएगा, तो मैं उसको पहले से काउंट करके चलूंगा, मैं उसको कंसिडर करके चलूंगा इस केस में, ठीक है जी। सो ECL calculate expected credit risk of the loan accounts based on the loss likely to occur on total recovery. Bank now will make provision based on the estimated losses. तो estimated losses के ऊपर आप लोग ये provisioning पहले से ही शुरू करते हो और ये काम 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई हो जाएगा। नोटिफाई कर दिया गया इस फाइनेंशियल ईयर में, बहुत रिसेंट बात बता रहा हूं, इस फाइनेंशियल ईयर में इस मेथड को लागू कर दिया गया है, इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2025 के बाद आपको दिखेगा कि बैंक इसी एक्सपेक्टेड प्रोविजनिंग पर काम करेगी, ना कि इनअक्ड लॉसेस पर, ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस पर ही आपकी प्रोविजनिंग जो है शुरू हो जाएगी। अच्छी चीज है क्लास, हम लोगों का पैसा बैंक में होता है और हमारे जैसे लोगों का ही पैसा लेके लोग भाग जाते हैं, और अगर कल को बैंक डूबते हैं तो भैया हमें कुछ नहीं मिलना, 5 लाख रुपए का आशीर्वाद है बस, करोड़ों पड़े हो तुम्हारे अकाउंट में, कुछ नहीं मिलना तुम्हें, आरबीआई भी फिर आशीर्वाद देके भेज देगी तुम्हें 5 लाख का शगुन डाल के, ठीक है। चलिए जी, फिर वो कहता है राइट ऑफ करना, ठीक है। When 100% of provisioning has been made in an NPA account, banks may close such account in their books, ठीक है। 10 लाख रुपए का मैं एग्जांपल फिर से लेता हूं, आपने 10 लाख रुपए देने थे लेकिन 10 लाख रुपए नहीं दिए, बैंक ने उसकी प्रोविजनिंग की, 10 लाख रुपए उसने रिकवर कर लिया अपने पास, अपने फंड्स ब्लॉक करके। अब ऐसे केस में बैंक उस अकाउंट को क्या लिख देगी, राइट ऑफ, अपने अकाउंट बुक्स में से उसको साफ कर दे कि भैया हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ था, हमने 10 लाख की भरपाई कर ली, अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, राइटिंग ऑफ बोलते हैं। कई बार न्यूज में सुना होगा किसानों के लोन माफ कर दिए, है ना, राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ का मतलब होता है कि भैया अपनी बैलेंस शीटों में से आपने क्या कर दिया है, अकाउंट को वाइप आउट कर दिया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बैंक आखिरी हद तक कोशिश करती है कि उस लोन को वो रिकवर करे, उसे वो अगले फाइनेंशियल ईयर में डाल देती है कि भैया एक जो एक्सपेक्टेड जो कि एक इनकम
रिकॉग्नाइजेशन पिछले फाइनेंशियल ईयर में होनी थी, वो इस ईयर में हमने थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरीके से कर ली है। ये पहले नहीं हुई, ये अब हो रही है। लेकिन उस समय उस बैड अकाउंट को, बैड डेट को आप लोग किस कैटेगरी से बाहर कर दोगे? अपनी बैलेंस शीटों से बाहर कर दोगे और उसे क्या लिख दोगे कि भैया राइटिंग ऑफ, रिटर्न ऑफ कर दिया गया, यानी कि आपके अकाउंट बुक्स में से वो क्या कर दिया गया, खत्म। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं कि पैसे रिकवर किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या, सॉरी मेरा नाम सुन रहे होंगे ना, विजय माल्या साहब गालियां दे रहे होंगे, कहते साले यहाँ बैठ के गालियां दे रहा है मुझे, ठीक है। विलफुल डिफॉल्टर होता है कि बस पैसा देने की क्षमता होती है पर देते नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े जमींदार होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो बैंक का पैसा मार जाते हैं, बैंक को पैसे नहीं देते। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है, ठीक है। द टर्म रेफर्स टू द बोरोवर्स हु हैव डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ देयर ड्यूज डिस्पाइट their financial abilities to repay the dues, identified as such borrower as the blacklisted by the banks। आप पैसे दे सकते थे, आपके पास एसेट्स थे। कई लोग ऐसे, मैं बताता हूँ, कई टूल्स इस्तेमाल करते हैं। कोई आदमी लोन ले लेता है, ठीक है, होम लोन लेता है। होम लोन लेने के बाद अपने माता पिता के नाम पे घर पास ट्रांसफर हो जाते हैं ना। ऐसे केस में आपको दिखता है कि बाप बेटे को बेदखल कर देता है और उसके बाद आपको दिखता है कि लोन की जिम्मेदारी किसी के सिर पे नहीं आती। एक आदमी डिफॉल्ट कर चुका है, दूसरा उसका कोई लेन देन नहीं रखता, तो आपको दिखेगा कि ऐसे केसेस में आप लोग क्या कर जाते हो? लोन डिफॉल्ट कर जाते हो। ऐसे विजय माल्या, ऐसे नटवर लाल बहुत घूम रहे थे भारत में। बाद में बैंक ने किया था कि भैया जो एसेट उनके पास पहले जा चुका है ना, अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने मकान का लोन लिया और मकान बेच दिया तो भी मकान सबसे पहले नंबर पे बैंक का है, याद रखिएगा। सरफेसाई एक्ट जो है वो इतने स्ट्रांग है, मैं आगे चलकर सरफेसाई और बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट आपको पूरा पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर भी है ना, तो भैया ऐसे बैंक बख्शती नहीं है आज की डेट में, वो जमाने चले गए। आज से 5-7 साल पहले अगर कोई व्यक्ति बैंक के पैसे वापस नहीं करता था ना, तो बंदा फिर भी एक बार को कह देता कि विशफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर, अपनी मर्जी से, तो काम चल जाता था। पिछले साल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल पास हुआ है भारत में, जहां पे विलफुल डिफॉल्टर्स को 1 साल बाद फिर से लोन दिया जाता है। तो बैंकिंग एसोसिएशन ने आरबीआई के खिलाफ हड़ताल कर दी थी कि भैया क्या ड्रामेबाजी है, हमारी तो पहले लंका लगी हुई है, हम तो प्रोविजनिंग करते रह जाएंगे, हम लोन देंगे किसको? अगर आप विलफुल डिफॉल्टर्स को 1 साल के बाद क्लीन चिट देकर दोबारा लोन के लिए एप्लीकेबल कर दोगे तो भैया हमारी तो समस्या हो जाएगी। तो उस समय बड़ा स्यापा हुआ, तो उसमें भी एक स्पेशल वर्ड था विलफुल डिफॉल्टर्स का, कि जिनके बैड डेट्स हैं, बैड लोन्स हैं, उनको 1 साल के बाद दोबारा से अगर वो अपनी पेमेंट कर देते तो 1 साल बाद दोबारा उनको लोन लेने का राइट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अभी बैंकिंग ने एक मेथड अडॉप्ट किया जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसे पीसीए बोलते हैं। ठीक है, द रिजर्व बैंक issued PCA framework in April 2017 as a structured early intervention mechanism to save banks from financial crisis out of the capital delusion। एग्जाम्पल देता हूं, वहीं से समझ आ जाएगा। आपने कोविड में सुना था यस बैंक डूबने वाला हो गया था, सबने कहा था कि शेल कंपनीज हैं, बैंक ने पैसे का गमन किया है, यस बैंक की न्यूज थी बहुत 2-3 साल पहले, है ना। ऐसे केसेस में जब बैंक बहुत ज्यादा क्राइसिस में जाता है तो पैसा तो आम आदमी का, आम जनता का डूबेगा। ऐसे केसेस के अंदर आपको दिखेगा कि बैंक एक कमेटी बिठा देती है, बैंक के ऊपर सुपरविजन करती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जहां पे एनपीए बैड लोन्स ऑफ द बैंक्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, कैपिटल स्ट्रक्चर, एसेट क्वालिटी, लीवरेज रेशियो हैव बीन आइडेंटिफाइड एज देयर 3 एरियाज ऑफ डिसाइडिंग द इंपोजिशन ऑफ पीसीए। पहले बैंक का कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, बैंक के पास क्या हिसाब किताब है, उसकी एसेट क्वालिटी देखो, यानी उसकी लोन्स की क्वालिटी देखो, कितने लोन इसमें डिफॉल्ट हुए, कितने लॉस एसेट्स में, कितने सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, कितने डाउटफुल एसेट्स हैं, सारा कुछ देखो, स्टैंडर्ड एसेट्स कितने हैं। फिर उसकी लीवरेज रेशियो देखो, बैंक के ऊपर कितना कर्जा है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में, इन सारे फैक्टर्स को देखो। अगर लगता है आरबीआई को बेटा गड़बड़ हो गई है तो भैया पीसीए बिठा दी जाती है। समझ लो सर्विलेंस टीम तुम्हारे पर बैठ गई है, भैया तुम्हारा सारी बैंकिंग के मेजर डिसीजन अब आरबीआई और वो बैंक्स लेंगे ताकि आपकी बैंकिंग को दुरुस्त किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप पहले भी गड़बड़ करते रहो और आगे भी गड़बड़ करते रहो। हालांकि पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इसके प्रीव्यू से बाहर रखे गए हैं, लेकिन बैंक्स जो बाकी जनरली है वो इसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं। वंस अंडर पीसीए द बैंक फेसेस अ नंबर ऑफ ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस एंड लीड्स टू द हायर इंटरवेंशन फ्रॉम द आरबीआई। एक बार भी लगा ना बेटा तुम्हारा बैंक गड़बड़ कर रहा है, आरबीआई गिद्ध की तरह घूमती है तुम्हारे ऊपर।
नजर रखती है कि भैया जरा सी तुमने गड़बड़ करी ना तो बेटा क्लेश हो जाएगा। और वो जो रेशो है, जिस एनपीए रेशो को अगर 6% या उसके आसपास आपको दिख जाए ना तो पीसीए बैठ जाती है। सपोज आपके पास 100 रुपए है और 6 रुपए का 100 रुपए के अपने एसेट्स पैसेट्स आपके लोन है, 6 रुपए खराब हो गए, बेटा 7वें नंबर पे पीसीए ऐसे बैठ जाती, मंडराती है ऊपर कि भैया काम ढंग से करो। ठीक है, पापा जी के पैसे थोड़ी है किसी और के जिसको तुम कहीं पर भी उठा के दे दो, अगर कोई पैसे वापस नहीं करेगा। तो आपके ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आरबीआई इंपोज करती है थ्रू द पीसीए फ्रेमवर्क। बहुत अच्छा सिस्टम है क्लास, ताकि बैंकिंग अपनी मनमर्जी से ना चले, उसके ऊपर नकेल कसनी जो है वो बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो आरबीआई बिल्कुल वैसे है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। ठीक है, तो हानिकारक नहीं है, वैसे बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। फिर आती है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज NARCL। ठीक है, जुलाई 2021 के अंदर इस कंपनी को आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड किया गया था। ये पहला ऐसा बैंक है जो कि बैड लोन्स को क्या करता है, रिकवर करता है, एनपीए को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, एआरसी के लाइसेंस 4 अक्टूबर 2021 से दिए गए थे अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसाई एक्ट ऑफ 2022। ये मैं जब सरफेसाई कराऊंगा तो आपको दोबारा समझाऊंगा। इसका ऑथराइज्ड कैपिटल 6000 और पेड अप कैपिटल कितना है, 1500 करोड़। ठीक है, यानी 1500 करोड़ तक के वो आईपीओस वगैरह पब्लिक बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, और द कैनरा बैंक इज इट्स लीड बैंक, जो इसको लीड कर रहा है ना वो कैनरा बैंक है। द कंपनी विल पिक अप दोज एनपीए ऑफ ₹500 करोड़ एंड अबव विच आर 100% प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एंड बैंक फ्रॉड बेरिंग फ्रॉड केसेस। तो कहीं भी अगर किसी बैंक ने 500 करोड़ तक के लोन दिए हुए हैं, लोन रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो लोन किसको बेच दिया जाता है, आपके तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच दिया जाता है, ताकि भैया जाओ लठमार करो और पैसा रिकवर करो। ठीक है, इस टॉपिक को मैं डिटेल में कराऊंगा जब मैं सरफेसाई और बैंकिंग इंसॉल्वेंसी एक्ट कराऊंगा कि हाउ डज दिस एक्चुअल वर्क्स। ठीक है, तो किस तरीके से इसमें पैसे रिकवर किए जाते हैं, किस तरीके से सिस्टम को डेवलप किया जाता है। ठीक है, द नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है जी, तो दिस इज द टॉपिक ऑफ द एनपीए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज 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 आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको टिपिकल रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं ऑफलाइन में तो आपको सारा कुछ वैसे भी समझाता ही हूँ, उससे ज्यादा ही समझा देता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, और किसी भी तरीके के डाउट हो तो आप उसको एक कम्युनिकेशन गैप मत समझिएगा। वी आर एक्सेसिबल, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब के चैनल्स हैं जहाँ पे अपनी बात आप हम तक पहुँचा सकते हैं। अभी कोई वो हिस्ट्री थोड़ी है कि इंस्क्रिप्शन अभी लेके लिखते रहोगे, नहीं भैया, आप हम तक पहुँच सकते हैं, हम आप तक पहुँच सकते हैं। तो उस दूरी को कम कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहे। ठीक है जी, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड मंडे से हम लोग अपने जो लेक्चर्स हैं वो लाइव पे दोबारा से चले जाएंगे और आप लोग हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। मंडे तक अपने डाउट्स इकट्ठे करो, तब तक भाई दूज का त्यौहार अपना जो है वो आप इंजॉय भी करें और पढ़ाई भी करें। एंड आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।